स्वागत है आपका फिर से गायत्री आदर्श उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर तिवरी के इस यूट्यूब चैनल पर। कल अपन ने सभी टेंसों के बारे में परिचय प्राप्त किया था, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो पहला टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डस। दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डस। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। कौन कौन से होते हैं बहुवचन कर्ता, वो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखे थे। और डस जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में उसका प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। अब टेंस के अंदर आगे बढ़ने से पूर्व जिस प्रकार से सेंटेंस वाक्य की रचना अपन करते हैं, तो फॉर्म ऑफ सेंटेंस वाक्य के रूप, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है, क्योंकि हर वाक्य के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक उसकी संबंधित टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और उसकी मेन वर्ब होती है। तो किसको कहाँ पर रखना है उसका एक फॉर्मूला, एक सूत्र के रूप में हमें वाक्य का निर्माण करना है। वाक्य जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, चार प्रकार के वाक्य हम पढ़ते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, जिसको हिंदी के अंदर हम यदि कहें तो साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें ना तो कोई बात को नकारा जाता है, ना उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे जो वाक्य होते हैं वो साधारण वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, ये जो एक वाक्य है ये एक साधारण वाक्य की श्रेणी में आता है। इस वाक्य के अंदर सबसे पहले राम सब्जेक्ट के रूप में है, इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, गोइंग मेन वर्ब के रूप में है और टू इसमें प्रीपोजिशन लगा है और ऑब्जेक्ट मार्केट के रूप में काम कर रहा है। पीछे फुल स्टॉप। ये भी साधारण वाक्य की पहचान है कि इसके अंत में फुल स्टॉप होता है। प्रत्येक वाक्य का अपन ने फॉर्मूला एक सेट किया है कि साधारण जो वाक्य होते हैं उसका फॉर्मूला, जो सूत्र है वो क्या होता है। साधारण वाक्य के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कोई भी टेंस हो, जिस टेंस का वाक्य हमारे सम्मुख आता है चाहे वो हिंदी में हो तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, तो काल को पहचानने के बाद में हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की हमें लगानी है। उसके बाद में मेन वर्ब, जो भी नियम अनुसार जिस टेंस में जिस मुख्य क्रिया की फॉर्म का प्रयोग होता है वो मेन वर्ब होनी चाहिए, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप, चिन्ह लगता है। चिन्ह वाक्य के अंत में जिसको अपन रिमार्क कहते हैं। हम विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग भाषा के अंतर्गत करते हैं। हिंदी भाषा हमारी प्रथम भाषा है और अंग्रेजी हमारी द्वितीय भाषा है। हम हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी सीखते हैं। हिंदी के अंदर जितने भी चिन्ह होते हैं उनमें से अंग्रेजी के अंदर भी वो सेम टू सेम चिन्ह उसमें प्रयोग होते हैं। केवल एक चिन्ह हिंदी का और अंग्रेजी का है जिसके अंदर फर्क है, वो है फुल स्टॉप, जिसको अपन हिंदी के अंदर पूर्ण विराम कहते हैं और वो
खड़ी पाई के रूप में इस प्रकार से सीधी डंडी का लगाई जाती है। अंग्रेजी के अंदर फुल स्टॉप लगता है। शेष जो भी हिंदी के जो चिन्ह है उसका एज इट इज प्रयोग अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। तो साधारण वाक्य का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अगला इसका उदाहरण दे रखा है सामने, राम इज गोइंग टू मार्केट। ये एक साधारण वाक्य है। राम यहाँ पर कर्ता के रूप में लगा हुआ है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, गोइंग यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है और मार्केट ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए देखते हैं सेकंड टाइप, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी में अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात को नकारा जाता है उसको नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला आपने साधारण वाक्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा अभी, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट जोड़ना है। बिल्कुल तीसरे नंबर पर यदि आप नॉट लगा देंगे तो साधारण वाक्य नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज हो जाएगा। बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। साधारण वाक्य के पीछे भी फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस के पीछे भी फुल स्टॉप। केवल एक फर्क है कि साधारण वाक्य से नकारात्मक वाक्य में जाने थे अपने तीसरे नंबर पर नॉट का चयन कर दिया। ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। अगला टाइप पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसके अंदर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH क्वालिटी, जिसका अध्ययन हम आगामी कक्षाओं में करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका जो फॉर्मूला है वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आगे आ जाती है और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में होता है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस प्रकार से अपन ने साधारण वाक्य का एग्जाम्पल लिया था, राम इज गोइंग टू मार्केट, नेगेटिव बनाते समय क्यों एक परिवर्तन हुआ कि अपन को तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना है, तो हो गया राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब इंट्रोगेटिव टाइप के अंदर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और उसके पीछे सब्जेक्ट 2 नंबर पर चला जाएगा। जैसे इज राम गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाजार जा रहा है, इसका हिंदी में अर्थ। अब क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब के अंदर समाहित हो गई, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गई। टाइप फर्स्ट, HV से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात करते हैं टाइप सेकेंड, WH क्वालिटी से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। WH क्वालिटी सबसे पहले जो भी शब्द होता है वो आता है WH क्वालिटी का सबसे आगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसा अभी अपन ने वाक्य देखा, इज राम गोइंग टू मार्केट, ये फर्स्ट टाइप है, क्या राम बाजार जा रहा है। वाई इज राम गोइंग टू मार्केट, वाई क्यों, ये WH टाइप है इसलिए ये सबसे पहले आ गया। फिर आ गई हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आ गया सब्जेक्ट राम, फिर गोइंग मेन वर्ब और फिर टू प्रीपोजिशन के रूप में और मार्केट ऑब्जेक्ट के रूप में। अगला जो टाइप है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य।
ऐसे वाक्य जिसके अंदर प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारा भी जाएगा, अर्थात दोनों का मिक्स सिचुएशन यहाँ पैदा होगी, प्रश्न भी होगा और नकारा भी जाएगा। जैसे फॉर्मूला इसका देखें तो फर्स्ट टाइप में यदि HV से शुरू हो तो सबसे पहले HV, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसी एग्जांपल को वापस देखते हैं। इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट? क्या राम बाजार नहीं जा रहा है? ये हो गया HV टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप WH क्वालिटी का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें WH क्वालिटी का जो वर्ड होता है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला अपन को रखना है। वाई इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट? इनको आप व्यवस्थित रूप से अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर लिख लेवे, क्योंकि प्रत्येक टेंस के अंदर ये अपने काम में आने वाले हैं। और इसके बाद में अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के अलग अलग प्रकार के वाक्य अपन पढ़ते हैं। इसको व्यवस्थित रूप से फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हमने देखे कि 4 प्रकार के सेंटेंस: सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब एक्सेप्शन, अपवाद। प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन शुरुआत में पढ़ते हैं और प्रारंभिक अवस्था के अंदर ही इसके अंदर एक्सेप्शन, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अपवाद। क्या है अपवाद? प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य। कैसा? केवल साधारण वाक्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस, के अंदर HV हेल्पिंग वर्ब, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की डू और डज है, का प्रयोग नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी होती है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण सिंपल सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं करना है। कई बार विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो वो कहते हैं डू और डज। बिल्कुल सही है उनका उत्तर। लेकिन जब उनको कहा जाता है कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की कोई विशेषता बताओ, तो वो कहते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता ही नहीं है। बिल्कुल गलत। प्रेजेंट सिंपल टेंस के केवल और केवल साधारण वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहां अपवाद होते हैं तो अन्य कुछ नियम होते हैं। ये अपवाद अपन ने देखा, तो कुछ अपने रूल भी है। 2 रूल अपने यहाँ पर निकल कर आते हैं कि यदि साधारण वाक्य है तो अपन को हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं करना है। तो नियम क्या है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर अर्थात एक वचन, सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर एक वचन करता हो, तो मेन वर्ब, जो भी वाक्य की मुख्य क्रिया होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का प्रयोग किया जाता है। कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता होने पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का प्रयोग
किया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। पहले के अंदर राम है, एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाएगा और नाउन भी है। दूसरे में काऊ है, गाय एक है, और सी जो प्रोनाउन लिया हमने पढ़े सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और कोई एक नाम। सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में आता है। तीनों सब्जेक्ट है। तीनों के अंदर जो मुख्य मेन वर्ब है ये है कम, पीछे क्या जुड़ा, एस। इसके अंदर जो मेन वर्ब है ईट, पीछे क्या जुड़ा, एस। और ये जो मुख्य मेन वर्ब है वॉस, पीछे जुड़ा ईएस। तीनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो इनके जो मेन वर्ब है उनके साथ या तो एस जुड़ा है या ईएस जुड़ा है। सभी वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस है, इसलिए ये इसमें अपवाद है। अब दूसरा रूल देखते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल, जब कर्ता बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक वचन करता हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना है, और बहुवचन करता हो तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, एस या ईएस नहीं जोड़ना है। बहुवचन कर्ता के वाक्य में यदि मेन वर्ब के साथ आपने एस या ईएस लगा दिया तो पूर्ण रूप से गलत होगा। देखते हैं इसके एग्जांपल। राम एंड श्याम इस वाक्य का सब्जेक्ट है, राम एंड श्याम। इधर सिंगुलर के अंदर केवल एक नाम था राम, इसलिए सिंगुलर हो गया। इधर 2 नाम आ गए तो एक से अधिक नाम, राम एंड श्याम, ऑटोमेटिकली ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इधर कम्स हुआ था क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो उधर केवल कम है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। यहां पर था काऊ, गाय, एक गाय की बात की जा रही थी। इधर काउस अर्थात एक से अधिक गाय, ज्यादा संख्या में, इसलिए ये प्लूरल हो गई। यहां पर था ईट्स, लेकिन यहां पर केवल ईट, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट होते ही केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। फिर सी, जैसा कि प्रोनाउन के अंदर ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माने जाते हैं। आई, वी, यू, दे सभी प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है। यहां था सी, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, यहां पर थी वॉसेस, ईएस जुड़ा, और यहां पर केवल वॉस है। इसमें आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर केवल प्ले है, फुटबॉल। यदि इसको अपन ही से बनाते तो यहां पर ये हो जाएगा ही, अब प्ले के साथ जुड़ जाएगा एस, ही प्लेज फुटबॉल, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी के अंदर आता है। इसको व्यवस्थित तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर उतारें और दोनों जो सेंटेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इन दोनों का आपस में कंपेयर करें और इन पर गौर करके इसको ढंग से याद करें। जैसा कि आपने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर शुरुआत के अंदर एक अपवाद आ गया
कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अपन मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस जोड़ना है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो केवल एमवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर और समस्या है कि किस समय अपन एमवी के अंत में एस जोड़े और किस समय ईएस जोड़े। उसके संबंधित कुछ नियम है, कुछ रूल है जो अपन इसमें अध्ययन करेंगे। बहुत ही कम ऐसी मुख्य क्रिया होती है जिसके अंत में ईएस जोड़ा जाता है, ज्यादातर मुख्य क्रियाओं के अंत में एस जोड़ा जाता है। तो अपन ईएस जिस मुख्य क्रिया के अंत में जुड़ता है उसका अपन अध्ययन कर लेते हैं नियमों का। बाकी के सबके साथ एस ही जुड़ेगा। तो दो नियम है इसके जिसको अपन को ध्यान में रखना है। एमवी के अंत में ईएस जोड़ने के नियम अपन पढ़ रहे हैं कि ऐसी कौन सी मुख्य क्रिया होगी जिसके अंत में ईएस जोड़ा जाता है, एस नहीं जोड़ा जाता। जैसे पहला रूल, जिस मेन वर्ब के अंत में, अपन मेन वर्ब जो भी पढ़ते हैं लिख कर देखते हैं, तो जिस मेन वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स जेड, चाहे आपको याद रखनी होगी डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स जेड, ये सभी जो एमवी के अंत में ये लेटर्स हो, अक्षर हो, तो उसके अंत में ई एस जोड़ा जाता है। कुछ देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। पास एक मेन वर्ब है। पास का अर्थ है गुजरना या उत्तीर्ण होना। कोई कहीं से गुजरता तो उसको कहते हैं पास, और उत्तीर्ण होना उसको भी कहते हैं पास। अंत में क्या है? डबल एस। तो डबल एस होने की वजह से इसके पीछे जुड़ा ई एस। और उदाहरण, डबल एस का क्रॉस, पार करना, अंत में जुड़ा ई एस क्योंकि अंत में डबल एस था। इसी प्रकार एस एच का उदाहरण, एग्जाम्पल अपन को याद नहीं रखने क्योंकि अपन को याद रखना है रूल कि जिस एमवी के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स जेड ये सभी आ जाए तो अपन को उस मुख्य क्रिया के अंत में केवल ई एस ही जोड़ना है। एस एच का एग्जाम्पल पुश, धक्का देना, धकेलना, अंत में एस एच है इसलिए पीछे जुड़ा ई एस। इसी प्रकार से सी एच के 3 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखे हैं। वॉच, देखना, सर्च, खोजना, तलाशना, कैच, पकड़ना। तीनों के अंत में सी एच आ रखा है, इसीलिए इन तीनों मुख्य क्रियाओं के पीछे ई एस जोड़ा गया। इसी प्रकार से हम कई बार बोलते हैं कि कहीं पर होता है गो, कहीं पर होता है गोस। तो गो जो मेन वर्ब है उसके पीछे ओ है, इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया गोस। एक्स का ज्यादा एग्जाम्पल एमवी नहीं होती है जिसके पीछे एक्स होता है, फिक्स। लेकिन कोई भी अपन को याद रखना रूल, फिक्स का हो जाता है फिक्सेस। बुज, बुज मधुमक्खियों का बिन बिनाना, ये जो क्रिया होती है उसको अपन बुज कहते हैं। डबल जेड इसके अंत में है तो इसके पीछे भी ई एस। तो पहला रूल आपको अच्छे ढंग से ध्यान रखना होगा कि जिस एमवी के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स जेड हो तो उस एमवी के अंत में ई एस जोड़ेंगे। दूसरा रूल, जिस एमवी के अंत में वाई हो, ध्यान रखना, जिस एमवी के अंत में वाई हो तथा वाई से पहले, जस्ट वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं व्यंजन, अंग्रेजी के अंदर
टोटल जो लेटर्स होते हैं वो 26 और उसके अंदर वॉवल जिसकी संख्या 5 ए, ई, आई, ओ और यू। 5 के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट की कैटेगरी श्रेणी के अंदर आते हैं। तो अपना रूल था कि जिस एमवी के अंत में वाई हो, अंत में ध्यान रखना वाई हो, तथा वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, इसको छोड़कर ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को आई के अंदर बदलना है, वाई को आई के अंदर बदलना है और इसके बाद में उसके अंत में ई एस जोड़ा जाता है। ये अपना दूसरा रूल है ई एस जोड़ने का। जैसे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं जिसके जो एमवी है उसके पीछे वाई है और वाई से जस्ट पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है, जैसे वरी, चिंता करना, वाई है अंत में, लेकिन वाई से जो पूर्व है आर, ये कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आता है, इसीलिए वाई जो है वो आई के अंदर बदल गया और ई एस इसके पीछे जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से ट्राई टी आर वाई, वाई से जस्ट पहले आर है तो टी आर वाई बदल गया आई के अंदर और ई एस जुड़ गया। क्राई, रोना, चीखना, चिल्लाना, वाई आई में बदल गया और ई एस जुड़ गया। इसी प्रकार से रिप्लाई, रिप्लाई जवाब देना, वाई को आई में बदल दिया और ई एस जुड़ गया। कैरी, ले जाना, इससे पहले भी आर है तो वाई को आई में बदलना है और उसके अंत में ई एस जोड़ना है। दो रूल अपन ने पढ़े, जिस एमवी के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स जेड, पहला रूल पढ़ा था। ये जिस एमवी के अंत में हो उस एमवी के अंत में हमेशा ई एस जोड़ा जाता है। दूसरा रूल पढ़ा, जिस एमवी के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन हो तो वाई को आई में बदलना है और उसके अंत में ई एस जोड़ना है। अब कुछ उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर अपन देखते हैं जैसे वाई आएगा लेकिन उसके अंदर ई एस नहीं जुड़ेगा, जैसे प्ले। इस एमवी के अंत में भी वाई है लेकिन इस वाई से पूर्व हमने रूल में देखा कि कॉन्सोनेंट होना जरूरी है, लेकिन इस वाई से पूर्व ए जो वावल की श्रेणी के अंदर आता है, इसलिए इस मुख्य क्रिया के अंत में केवल एस जुड़ेगा। वाई को हटाकर आई एस यदि यहां हमने किया तो यहां पर गलत होगा। दो रूल हमें एस या ई एस जोड़ने संबंधित याद रखने हैं। इसके अलावा शेष सभी मुख्य क्रियाएं जो भी हमारे सामने आती है उसके पीछे केवल एस जोड़ा जाता है। अच्छे तरीके से इन दोनों रूल को और इनके एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक के अंदर लिख लें।